हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं पेपर जो आपका 7वां होने वाला है उसकी महामैराथन। बुक का नाम हो जाएगा लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। पेपर कोड है इसका G474। इसकी आज हम थ्योरी कराने वाले हैं। तो थ्योरी में यदि आपने संपूर्ण थ्योरी ये पढ़ ली तो आपके कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन इस थ्योरी से बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। और साथियों, अब तक जो भी आपके पेपर हो गए उनकी PDF बनाकर आप हमें टेलीग्राम पर सेंड कर दें ताकि उनका हम आपको एनालिसिस करा सकें कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। पेपर अब यहाँ से आ रहा है, यानी कि जो थ्योरी हम कराएंगे उसमें से आपका पेपर आने वाला है। देख लो, पूरे मॉडल पेपर का निचोड़, यानी कि पूरे मॉडल पेपर का निचोड़ इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। यह आपका हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान, भारत में स्थानीय शासन, सेकेंड ईयर। यह आपका बुक का नाम हो जाएगा लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, यानी कि भारत में स्थानीय शासन। तो फर्स्ट यूनिट को देखते हैं। इसकी पहली यूनिट हो जाएगी राजनीति विज्ञान की, ऐतिहासिक आधार प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक। ऐतिहासिक आधार प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक। चलिए देखते हैं। भारत में स्थानीय शासन का इतिहास अति प्राचीन है, यद्यपि उनके आधुनिक स्वरूप का विकास ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दौरान हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे समाज के अन्य व्यक्तियों की सहायता की जरूरत पड़ती है। इसी कारण वह स्थानीय तौर पर समूह बनाकर रहता है। यही समूहों में रहना ही स्थानीय शासन को जन्म देता है। तो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, जो हम नहीं कराएं उसकी थ्योरी को आप खुद देख लें। तो आप इस थ्योरी को पढ़ लें। जो मेन पॉइंट है उनको हम आपको बताएंगे। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे वैदिक संदर्भ में गांवों की प्रमुख सभा को लोकतंत्र प्रतिनिधि सभा कहा गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक संदर्भों में गांवों की प्रमुख सभा को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वैदिक संदर्भों में गांवों की प्रमुख सभा को लोकतंत्र प्रतिनिधि सभा कहा गया है तथा समस्त जनता को संख्या के रूप में समिति कहा जाता है। समिति शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ साथ बैठना। वायु प्राण में प्रादेशिक जन समुदायों के रूप में भारतवर्ष के 120 जनपदों का उल्लेख मिलता है, जो जनजाति, गोत्र, बोली, सामाजिक रीति रिवाज, भौगोलिक स्थान और राजनीतिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होते थे। मौर्य साम्राज्य 324 ईसा पूर्व के उदय और उसके व्यापक विस्तार के साथ ही जनतांत्रिक और प्रतिनिधि संस्थाओं का ह्रास हो गया है। जो थोड़े बहुत बचे थे वे गुप्त काल 324 से 551 ईसा पूर्व में लुप्त हो गए। तो अब आगे देखेंगे इसका। अल्टेकर के शब्दों में आप इसको पढ़ लीजिए। मध्य ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय शासन, तो इसको देखने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। डॉक्टर SR महेश्वरी के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय स्वशासन का यानी स्थानीय शासन का आरंभ हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय शासन का आरंभ कब हुआ। तो 1687 ईस्वी में माना जा सकता है, जबकि मद्रास नगर के लिए स्थानीय शासन के निकाय अर्थात एक नगर निगम की स्थापना की गई 1687 ईस्वी में। इसका यानी उसका इतिहास रंग बिरंगा तथा विजातीय आत्मा से प्रभावित रहा। हर युग का अपना निश्चित उद्देश्य व प्रयोजन रहा है। पहला पॉइंट है इसमें कि 1687 ईस्वी से 1881 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। तो मद्रास में नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो 1687 ईस्वी में। फिर इसे अनेक लोक सेवाओं के लिए उत्तरदायी बनाया गया तथा करों के संग्रह के अलावा
इसे दीवानी व फौजदारी मामलों का अभिलेख न्यायालय भी बनाया गया। 1726 ईस्वी में मुंबई तथा कलकत्ता में नगरपालिका निकायों की स्थापना की गई। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत प्रेसिडेंसी नगरों में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई, जिनका कार्य अपने नगरों की सफाई व स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करना था। तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि 1773 ईस्वी में पारित किया गया। तो 1793 ईस्वी के अधिकार पत्र अधिनियम द्वारा उस प्रेसिडेंसी नगरों में नगर प्रशासन की स्थापना का उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। उसे इस हेतु मद्रास, बम्बई व कलकत्ता में शांति दंडाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। 1663 ईस्वी में कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना 1663 ईस्वी में की गई। आगे देखते हैं। तो साथियों, जो ये मैं मेन पॉइंट करा रहा हूँ, आपको ये मेन पॉइंट अवश्य देख लेने चाहिए और आप इस थ्योरी को एक दो बार पढ़ लीजिए जब तक आपका पेपर हो, और इस वीडियो का आप करीब 3 बार देख लो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कम से भी कम 10 से 20 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। आप इस थ्योरी को यानी कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देख कर जाइए। अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें कि सन 1870 स्थानीय शासन के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें शक्तियों के विकेंद्रीकरण तथा शक्तियों को प्रशासन से संबद्ध करने की आवश्यकता पर बल देते हुए इस हेतु नगर प्रशासन को सर्वाधिक उपयुक्त मानकर म्युनिसिपल संस्थाओं को सशक्त बनाने का सुझाव दिया गया। इस काल की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी, तो आप इनको विशेषताओं को पढ़ लीजिए। इसकी लास्ट विशेषता हम देखेंगे कि स्थानीय संस्थाओं की सदस्यता के आधार के रूप में निर्वाचन प्रणाली को केवल मध्य प्रदेश में लागू किया गया। 1881 ईस्वी तक 5 में से 4 नगरपालिका पूर्णतः नामित संस्थाएं थी। दूसरा पॉइंट है कि 1882 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक, तो 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बने। तो क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय किस सन में बने, तो 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बने। रिपन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1882 ईस्वी का स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव था। रिपन देश की सरकार इस संस्था यानी कि रिपन देश की, आप इसको और देख लीजिए, आगे और देखने वाले हैं। तो साथियों, ये जो मेन पॉइंट आपको करा रहा हूँ ये अवश्य आपको देख लेने चाहिए। अगला पॉइंट है कि स्थानीय शासन के इतिहास में अगला महत्वपूर्ण कदम सन 1906 ईस्वी में गठित राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 1909 में प्रस्तुत की। इस आयोग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए, तो इन सुझावों का आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। जो मेन पॉइंट है आपको हम उसे ही बताएंगे। प्राथमिक शिक्षा का विषय नगर पालिकाओं को सौंप देना चाहिए। सन 1918 तक यानी सन 1918 तक स्थानीय निकायों को कोई अशासित सफलता नहीं मिली और भारत सरकार ने सन 1918 में 39A का प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को स्थानीय स्वशासन प्रबंधन के मामले में प्रशिक्षण देना और उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना था। प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी। कौन कौन सी? कि गाँव में पंचायतों को दोबारा से गठित किया जाए, स्थानीय निकायों में चुनाव यानी स्थानीय निकायों में चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। तीसरा, स्थानीय शासन का मताधिकार विस्तृत किया जाए। स्थानीय निकाय का सदस्य मनोनीत नहीं बल्कि चुना जाना चाहिए, चुना हुआ होना चाहिए। स्थानीय निकायों को बजट निर्माण, कर लगाने तथा कार्यों की स्वीकृति में स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट 1920 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक। 1920 ईस्वी में 1919 ईस्वी का भारत शासन यानी भारत सरकार अधिनियम लागू होने पर स्थानीय शासन हस्तांतरित विषय बन गया, जिसका नियंत्रण लोकप्रिय शक्ति के अधीन हो गया। 1930 ईस्वी में साइमन आयोग ने क्या और
इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि उत्तर प्रदेश, बंगाल में मद्रास के अतिरिक्त तथा 1919 ईस्वी के सुधारों के बाद बिगड़ गई। अतः आयोग ने सुझाव दिया कि इन स्वायत्त संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा देना चाहिए। इस काल में प्रांतों द्वारा जो विभिन्न अधिनियम बनाए गए उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो जो मैं छोड़ रहा हूं साथियों, आप उनको एक बार रिवीजन करके जरूर जाएं। आधुनिक काल में स्थानीय शासन, तो आपको बैकग्राउंड कुछ आवाज़ आ रही होगी डीजे वगैरह की, तो हमारे पड़ोस में एक शादी है तो इसलिए डीजे वगैरह की आपको आवाज़ आ सकती है, तो मैं फिर भी किवाड़ लगाकर आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आधुनिक काल में स्थानीय शासन, तो 1935 ईस्वी के अधिनियम को 1937 ईस्वी में प्रांतीय भाग में लागू किए जाने से प्रांतों में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को और भी अधिक गति मिली। लोकप्रिय सरकारें वित्त का नियंत्रण करती थीं और इसलिए वे इस संस्थाओं को अधिक धन उपलब्ध करा सकती थी। आगे देखेंगे इसमें ग्रामीण समुदाय का महत्व तथा स्वायत्तता सुनिश्चित करने वाली प्रणाली की पुनर्स्थापना राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण मांग रही। परंपरागत पंचायती राज प्रणाली सदियों से विद्यमान थी, किंतु ब्रिटिश राज ने इसे भंग कर दिया। सन 1909 और से 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंचायतों को पुनः जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। आगे गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने विकास के आरंभिक बिंदु के रूप में गांव की प्रमुखता की वकालत की थी तथा औद्योगिक और शहरीकरण का विरोध किया था। गांधी जी भारत को गांव का देश मानते हुए पंचायती शासन के प्रबल पक्षधर थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए कहा, ये ग्राम गणतंत्र भारत के विध्वंस और अधपतन के कारण है। ये गांव नहीं है, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र हैं। अज्ञानता, इसका पॉइंट आ गया, पढ़ लेना बुक में से। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, यानी दूसरी यूनिट, स्थानीय शासन का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उद्भव और विकास। तो इसमें देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जिसमें स्थानीय स्वायत्त शासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। संविधान के चौथे अध्याय में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया कि वे ग्राम पंचायतों का गठन अधिक अच्छे ढंग से करें और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में अधिक अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए समर्थन बनाने की भावना से उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाएं। सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के निर्माण और सन 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुभारंभ से प्राथमिक स्तर के विकास का प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज की स्थापना किए जाने की संभावना में उसकी रूपरेखा निर्धारित करने तथा समीक्षा करने के लिए कांग्रेस दल ने एक स्तरीय समिति का गठन किया। तो एक इसमें क्वेश्चन बना कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुई। ये आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ की गई। तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना के लिए तो आप 1 लिख दो और 5 वर्ष की योजना यानी कि 5, और कब से स्टार्ट हुई ये आपको पता ही है, 1900 से स्टार्ट हुई। तो 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई और ये 1956 तक चली। कहाँ तक? 1956 तक। आगे देखते हैं। कांग्रेस दल की उच्च स्तरीय समिति ने 12 जुलाई 1954 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी। परिषद की पहल पर पंचायती राज की सभी समस्याओं की समीक्षा करने और इसे लागू करने में सुझाव और मार्गदर्शन के लिए भारत सरकार ने सन 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति का गठन किया। कब? सन 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति का गठन किया। आगे देखते हैं।
सन 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने लोकतांत्रिक केंद्रीकरण पर इसकी आधारभूत सिफारिशें स्वीकार कर ली। इसकी संतुष्टियों में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख था, तो इसको आप एक बार पढ़ लें जो इसमें दे रखा है। और आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन की विकास यात्रा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्षेत्रों के विकास हेतु आरंभ किया गया, तो इसको एक बार देख लीजिए। इसमें बन सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया, तो सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आरंभ किया गया। आगे देखते हैं। सन 1957 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने संपूर्ण सामुदायिक विकास योजना के परीक्षण हेतु गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। आगे बलवंत राय मेहता समिति, आप एक बार इसको पढ़ लें। हाँ, इसको हम ही पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा साथियों। इस समिति ने स्पष्ट मत व्यक्त किया, यानी कि इस समिति ने स्पष्ट मत व्यक्त किया कि प्रतिनिधित्व करने वाली लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के बिना स्थानीय लोगों की रुचि एवं स्वयं द्वारा उद्यम को प्रेरित नहीं किया जा सकता। सामुदायिक विकास योजना जनसाधारण में स्वयं कार्य करने की भावना जगाने की दृष्टि से पूर्णतः असफल रही। इस प्रकार की भावना के अभाव में सामाजिक एवं आर्थिक सुधार की परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर नहीं रह सकेगी। समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता तथा लोकतांत्रिक केंद्रीकरण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को प्रारंभ करने का सुझाव दिया। आयोग ने इस अनुशंसा को लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का नाम दिया। पंचायती राज दर्शन के बारे में लिखा कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय नेतृत्व एक कड़ी है जो सरकार व स्थानीय जनता को जोड़ता है तथा सरकारी नीतियों की क्रियान्वित करता है। मेहता समिति के सुझाव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिए गए। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में द्वीप प्रज्वलित कर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। इसके पश्चात 1960 से 1964 ईस्वी तक की अवधि में बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल सहित अन्य राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों के अनुरूप थोड़ी बहुत भिन्नताओं के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। आगे इसको देख लें आप। अशोक मेहता समिति, इसमें एक अशोक मेहता समिति भी है। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी। इस समिति ने पंचायतों के कार्यों में राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन किया। इसको आप आगे देख लें। ये आप इतना याद रखें, 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक। 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। कब? उस टाइम प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। विधेयक को संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आप में ये भी बनेगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 यानी 243 और 243 न्याय 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। तो इनको देखते हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें
29 विषय अनुच्छेद 243(6) जोड़े गए। तो इसमें क्रम संख्या और विषय क्या है? पहला, कृषि विस्तार शामिल, भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। तीसरा, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजन क्षेत्र का विकास। चौथा, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। पांचवा, मत्स्य उद्योग। छठा, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। सातवां, लघु वन उपज। आठवां, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में शामिल। नवा, खादी ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग। अब चलते हैं 10वें पर। ग्रामीण आवासन, 11 पेयजल, 12 ईंधन और चारा, 13 सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। 14 ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है। 15 हो जाएगा आपका अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17 शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। 18 तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 19 प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। 20वां पुस्तकालय। 21 सांस्कृतिक क्रियाकलाप। आगे चलते हैं। और 22वीं जो भाषा जोड़ी गई, बाजार और मेले। 23 स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय। 24 परिवार कल्याण। 25 महिला और बाल विकास। 26 समाज कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण। 27 दुर्बल वर्गों और विशिष्टता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण। 28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली और 29 सामुदायिक अस्तित्व का अनुरक्षण। तो ये 29 विषय जोड़े गए। अब चलते हैं 73वीं संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य तथा विवेकाधीन उपबंध। इसको एक बार आप देख लें साथियों। यदि हम सभी को कराने लगे तो बहुत ही बड़ी ये क्लास हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि आप इसकी PDF को आप पढ़कर जरूर जाएं। अब चलते हैं 74वें संविधान संशोधन के जो हुआ है। तो भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध नगर पालिकाओं अर्थात शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से है। संविधान के भाग 9 के में अनुच्छेद 243 तय से 243 H यानी कि तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध शामिल हैं। अनुच्छेद 243 तय 243 P में नगर पालिकाओं से जुड़े कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है जो निम्न प्रकार हैं। यह समिति, जिला, महानगर। आप इनको एक बार साथियों देखते रहें। अनिवार्य उपबंध आप एक बार देख लें। जैसे 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल तथा विघटन होने पर 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराने की बाध्यता यह आपकी नगर पालिका में होती है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए नगर पालिकाओं में के स्थानों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा साथियों आपका तीसरा, यानी तीसरी यूनिट, पंचायती राज व्यवस्था, संरचना, कार्य, भूमिका। तो आप इसको एक बार साथियों देखकर जरूर जाएं। अब यहाँ से एक मेन पॉइंट हो जाएगा इसका, ग्राम पंचायतों का गठन। इसको हम आपको देखने वाले हैं कि ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान के अतिरिक्त 9 से 15 तक सदस्य होते हैं। किसी भी ग्राम पंचायत में एक तो प्रधान होते हैं, फिर उसके बाद 9 से 15 तक सदस्य होते हैं जो वार्ड मेंबर होते हैं। इसके यानी इसमें 1000 की जनसंख्या, जिसमें जिस ग्राम पंचायत में 1000 की जनसंख्या होगी उस पर 9 सदस्य होंगे। 1000 से 2000 की जनसंख्या पर 11 सदस्य और 2000 से 3000 की जनसंख्या पर 13 सदस्य और 3000 से ऊपर की जनसंख्या पर सदस्यों की संख्या 15 होती है। ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत में नियमानुसार सभी वर्गों तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। तो आप एक बार इनको जरूर देख लें, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, ग्राम पंचायत का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में सरकार इसे समय से पूर्व भी विघटित कर सकती है। आगे और देखने वाले हैं ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हैं।
73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर के कार्यों एवं योजनाओं से है। इन विषयों को क्रियान्वित करना ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य है। इन्हीं विषयों के आधार पर ग्राम पंचायत अपनी योजना, कार्यक्रम तथा भावी नीतियों का निर्धारण करती है। ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्यों को संपादित करती है। तो जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। यदि आप कहो तो मैं इसे बता दूं, चलो बता ही देता हूं कुछ। जैसे गांव की साफ सफाई की व्यवस्था करना, रोशनी का प्रबंध करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय करना, गांव की इमारतों की रक्षा करना, कृषि और बागवानी का विकास करना, यानी बालक बालिकाओं की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, खेल कूद की व्यवस्था करना, कृषि की उन्नति का प्रयत्न करना, शमशान भूमि की व्यवस्था करना, सार्वजनिक चरवाहों की व्यवस्था करना, अग्निशमन का प्रबंध करना, जनगणना और पशुगणना में सहायता करना, प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध करना, खाद्य एकत्र करने के लिए स्थान निश्चित करना, नहरों कुओं की सुरक्षा का प्रबंध करना, प्रसूति गृह खोलना और कानून द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य संपन्न करना, आदर्श नागरिकता की भावना को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण जनता को शासन व्यवस्था से परिचित कराना, अस्पताल खुलवाना, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की व्यवस्था करना, पार्क बनवाना, गृह उद्योगों के उन्नत बनाना, पशुओं की नस्ल सुधारना, सहकारी समितियों का संगठन करना, सहकारी ऋण प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना, अकाल या अन्य संकट के समय गांव वालों की सहायता करना, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना। 29वां है प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करना और उससे संबंधित क्षेत्र पंचायत को स्वीकृत करने के लिए प्रेषित करना आदि। ये सभी ग्राम प्रधान के कार्य हैं। ये आपका क्षेत्र पंचायत हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिए। क्षेत्र पंचायत का भी कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। क्षेत्र पंचायत के गठन के लिए 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अथवा 5 वर्ष की अवधि से पूर्व विघटित किए जाने पर विघटन की स्थिति से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व की ही निर्वाचन करा लिए जाएंगे। वह उसकी आयु 21 वर्ष हो, वह लाभ किसी के सरकारी पद पर न हो। तो इस तरीके से क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनने जाने के लिए योग्यता है। आप इनको पढ़ लें। आगे देखने वाले हैं। और साथियों, आप जो मैं आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ इसकी पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हो जाएगा जिला पंचायत का कार्यकाल। जिला पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है, किंतु राज्य सरकार जिला पंचायत अधिनियम की धारा 232 के अंतर्गत उसे विशिष्ट परिस्थितियों में समय से पूर्व भी भंग कर सकती है। आगे देखते हैं जिला पंचायत के कार्य एवं अधिकार। आप इनको एक बार पढ़ लें। अगला हो जाएगा यूनिट हमारे चौथी यूनिट नगर यानी कि नगरीय स्थानीय निकाय संरचना कार्य भूमिका। तो नगर प्रशासन भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के आधार पर उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल ने उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन अधिनियम 1994 में पारित किया तथा इसी के अनुपालन में प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई। सन 1994 के इस अधिनियम से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के नगरीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन की 5 संस्थाएं थीं, किंतु इस अधिनियम द्वारा केवल निम्नलिखित 3 संस्थाएं रह गईं। पहला कौन सी संस्था है? बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम, लघुत्तर क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद और तीसरा संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका नगर निगम, नगर पालिका, यानी कि पहला हो जाएगा नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत।
तो नगर निगम को देख लेते हैं। सन 1960 में उत्तर प्रदेश के 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 5 नगरों में नगर निगमों की स्थापना की थी। 1982 के अधिनियम के अनुसार 3 अन्य महानगरों मेरठ, बरेली तथा गोरखपुर में नगर निगम स्थापित किए गए। बाद में गाजियाबाद, अलीगढ़ और मुरादाबाद में नगर निगम स्थापित हो गए। वर्तमान में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, झांसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, अयोध्या तथा मुरादाबाद में नगर निगम कार्यरत हैं। पहले नगर निगम को ही महापालिका यानी कि पहले नगर निगम को ही नगर महापालिका कहते थे। अब महापालिका शब्द के स्थान पर निगम शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। आगे देखते हैं, आप इसको एक बार पढ़ लें, ठीक है। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965, इसको भी आप पढ़ लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इतना समय नहीं है कि आप इतनी लंबी वीडियो पढ़ सकें, ताकि आप इसको इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको एक बार रिवीजन कर सकें। दूसरा, नगर पालिका या नगर पालिका परिषद, इसको एक बार देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर को लघुत्तर नगरीय क्षेत्र का नाम दिया गया तथा इनके प्रबंध के लिए नगर पालिका या नगर पालिका परिषद की व्यवस्था की निर्णय लिया गया। नगर परिषद का गठन, नगर पालिका परिषद में एक अध्यक्ष और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। ये 3 प्रकार के सदस्य निम्नलिखित हैं। पहले, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य। सभासद का निर्वाचन, आप एक बार इसको देख लें। 5वीं पॉइंट की तरफ चलते हैं, यानी 5वीं यूनिट, इलाकाई प्रशासन में राजनीति, आप इसको एक बार पढ़ लें। जातिवाद का अर्थ, जातिवाद के विकास के कारक जैसे वैवाहिक प्रतिबंध, यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का विकास, जाति यानी कि जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, जातियों का विभेदीकृत विकास, संस्कृतिकरण, जातीय संगठन, राजनीतिक और जातीयवाद के दुष्परिणाम। जातिवाद प्रजातंत्र विरोधी है, आप इनको एक बार देख लें। जो मेन पॉइंट हैं वो हमने आपके लिए करा दिए हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें। जैसे ये पॉइंट है कि जातिवाद को समाप्त करने तथा अस्पृश्यता निवारण हेतु सितंबर 1955 में दिल्ली में आयोजित सेमिनार में सुझाव दिया गया कि जाति शब्द का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन, डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया है कि सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन देकर भी जातिवाद से मुक्ति पाई जा सकती है। आगे पॉइंट, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के औद्योगिक विकास का भी भरसक प्रयास किया गया है ताकि लोगों को नौकरियां प्राप्त हो सकें। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती है, स्कूलों एवं कॉलेजों में विभिन्न जातियों के बालिक बालिकाओं को एक दूसरे के साथ अध्ययन एवं संपर्क स्थापित करने के अवसर बढ़ते हैं। अंतरजातीय विवाहों की संख्या में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण और नगरीकरण की गति तीव्र होती है। उसके साथ ही साथ जाति विहीन वातावरण की सृष्टि और जातिवाद की संकुचित भावना का अंत हो सकेगा। लैंगिक विषमता का अर्थ, तो आप इसको एक बार पढ़ लें। लैंगिक विषमता के विभिन्न पहलू, सामाजिक पहलू, लिंग भेदभाव, यौन शोषण, अशिक्षा का भी अभाव है, और अज्ञानता एवं अंधविश्वास, कुपोषण, दहेज जैसी समस्याओं का जन्म, वैधता की समस्या यानी कि वैधव्य की समस्या, विवाह विच्छेद, स्त्रियों के प्रति
हिंसा की समस्या, और दूसरा पॉइंट है आर्थिक पहलू। आप साथियों एक बार इसकी पीडीएफ को देख लें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। जैसे एक पॉइंट है इसमें 1976 ईस्वी में समान मजदूर कानून पारित हो गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि समान मजदूरी कानून पारित कब किया गया? तो 1976 में समान मजदूरी कानून पारित हो गया। महिलाओं में कुछ जागरूकता आई और वे अपने अधिकार मांगने लगी हैं। तो साथियों जितने भी अब तक पेपर हो गए उन पेपरों की पीडीएफ बनाकर प्लीज हमारे टेलीग्राम पर सेंड कर दें। भ्रष्टाचार के प्रमुख तत्व, तो भ्रष्टाचार के उपरोक्त परिभाषाओं से इसके निम्नांकित तत्व स्पष्ट होते हैं। भ्रष्टाचार मानव व्यवहार का एक भाग है। यह समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार है। यह व्यवहार व्यक्तिगत लाभ द्वारा प्रेरित होता है। यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियमों को तोड़कर व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना है। यह स्वेच्छा के कर्तव्यों का उल्लंघन करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। धार्मिक क्षेत्र व्यक्तिगत भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में भारत में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण पूर्ण स्वार्थवाद, गोपनीय प्राकृतिक, जनचेतना का अभाव, अज्ञानता, दंड का अभाव, उच्च प्रतिष्ठा, कानून के प्रति अज्ञानता, न्यायालयों के झंझट। इसको देख लेते हैं, न्यायालयों के झंझट। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त निम्नलिखित कारण भी अप्रत्यक्ष रूप से लोक जीवन में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं। समाज का दोषपूर्ण ढांचा, संक्रमणकालीन स्थिति, जनता में राष्ट्र निर्माण का अभाव, जनता का चारित्रिक पतन, प्रजातांत्रिक प्रणाली का दोष, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, नेताओं का संरक्षण, ऊंच नीच की अत्यधिक खाई, नेताओं का भ्रष्ट होना तथा धन का अत्यधिक महत्व। आप इसको एक बार साथियों पढ़कर जरूर जाएं क्योंकि कल का आपके पास टाइम है। अगला पॉइंट है कानूनों को सरल बनाना, ईमानदारी अधिकारियों को पदोन्नति जैसे प्रोत्साहन देना, व्यापारिक व औद्योगिक कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू करना। ये हो जाएगा आप किसका? ये है न्यायिक व्यवस्था में सुधार, यानी न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। लोगों को तुरंत न्याय मिल सके। अगर भ्रष्टाचार के केस 10-12 वर्ष चलते रहेंगे या चलेंगे तो उनका महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त लोक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकने में निम्नांकित सुझाव भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं या सहायक हो सकते हैं। इनको देखते हैं। प्रजातंत्र की बुराइयों को समाप्त करना, सस्ती नेतागिरी को प्रोत्साहन देना, जनता का नेताओं के आचरण पर नियंत्रण होना, स्वच्छ व निष्ठावान नेतृत्व, व्यवहारिक शिक्षा का प्रसार, नैतिक तथा चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा को प्रोत्साहन, नौकरशाही पर नियंत्रण, जन जागरूकता में वृद्धि, भ्रष्टाचार की गोपनीयता को समाप्त करना। और आगे पॉइंट बताए दिए। तो चलिए साथियों यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें। क्योंकि साथियों ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो जय हिंद साथियों।